दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में एक और साइंस की धमाकेदार वीडियो के साथ। जो आपके आगामी परीक्षा जैसे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो एग्जाम है, या आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी करते चलिए। और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर का घाव निम्न में से किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? ऑप्शन है आपके विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, आप अपना पेन और कॉपी साथ लेके बैठिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से फिर आपके कई सारे क्वेश्चंस में बताता चलता हूं, तो आप उनको नोट डाउन करते चलिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शरीर का घाव जो जल्दी भरता है वो विटामिन सी के द्वारा भरता है। और आपको हम बताते चलें कि जो विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है वो फल होते हैं खट्टे फल, हरी मिर्च, टमाटर, ब्रोकली और जैसे हरी सब्जियां, फल वगैरह, ये आपके विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत हो सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों विटामिन ए की, तो विटामिन ए जो है वो इन्फेक्शन से बचाता है और हमारे जो ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत के लिए बहुत अच्छा होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। अगला आ जाता है हमारा विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन डी की अगर हम दोस्तों बात करें तो विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से बहुत अच्छी मात्रा में हमें मिल जाता है। और भी कई सोर्सेस होते हैं जिसमें विटामिन डी मिलता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इथाइल अल्कोहल को पीने योग्य बनाने के लिए उसमें प्रायः क्या मिलाते हैं? तो इथाइल अल्कोहल होता है, ऑप्शन से आपके क्लोरोफॉर्म, मिथाइल अल्कोहल, पोटेशियम परमैंगनेट या कैल्शियम सल्फेट। तो इथाइल अल्कोहल को पीने योग्य बनाने के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो मिथाइल अल्कोहल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके रासायनिक सूत्र की, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CH3OH होता है। आप इसको नोट डाउन करते चलिए। और इसको मेथेनॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं, क्लोरोफॉर्म के बारे में थोड़ा बता दें आपको, क्लोरोफॉर्म को ट्राईक्लोरोमेथेन भी कहते हैं। और इसका उपयोग जो पहले बेहोशी के लिए किया जाता था, लेकिन अब कई सारी तकनीकें आ गई हैं जिसके इसका उपयोग कम हो गया है। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। अगर आपने इससे पहले की वीडियो हमारी नहीं देखी तो फटाफट चैनल में जाके आप देख लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो ऑप्शन है आपके पीतल, जर्मन सिल्वर, कांसा या सोल्डर। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोल्डर। सोल्डर जो होता है इसमें जिंक नहीं होता है, यानी कि जस्ता नहीं होता है। ये बना होता है लेड का और टीन का मिश्रण होता है। किसका होता है? लेड और टीन का मिश्रण होता है। अगर हम बात करें बाकी के ऑप्शंस की, तो पीतल जो होता है दोस्तों तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। और जर्मन सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये तांबा, जस्ता और निकेल से बना हुआ होता है, ठीक है ना। कांसे की अगर हम बात करें तो तांबा, टिन और जस्ता से मिलकर बना होता है। तो प्रश्न हमारा जो जस्ता है किस में नहीं होता है? तो सोल्डर में नहीं होता है, क्योंकि इसमें ये सिर्फ लेड और टीन का बना होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? यानी आपको बताना है कि एक तरफ आपकी बीमारियां ये दे रखी हैं और ये बताना है कौन से अंग से संबंधित हैं, तो कौन सा जोड़ा गलत है वो बताना है। तो पहला हमारा ऑप्शन है कैटरैक्ट, जो कि आंख की बीमारी से संबंधित है। अगला हमारा आ जाता है डिफ्थीरिया, जो कि गले की बीमारी से है। प्लूरिसी जो है वो मस्तिष्क की बीमारी है। और निमोनिया जो है फेफड़ों की बीमारी है। तो आपका राइट आंसर इसमें से कौन सा नहीं है, यानी कौन सा सही सुमेलित जोड़ा नहीं है, वो आपको बताना है। तो बाकी के सारी देखिए, निमोनिया जो है वो फेफड़ों की ही बीमारी है, डिप्थीरिया जो है वो गले की ही बीमारी है। आपका ऑप्शन जो प्लूरिसी है वो जो है मस्तिष्क की बीमारी नहीं होती है, ये भी फेफड़ों की बीमारी होती है, जिसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है, ठीक है ना। तो प्लूरिसी जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, चमगादड़ों को अंधेरे में उड़ने में किन तरंगों से सहायता मिलती है? तो ऑप्शन है आपके परावैगनी तरंग है, अवरक्त तरंग है, परासर्व तरंग है या ध्वनि तरंग है। तो चमगादड़ जो होते हैं दोस्तों आपको पता है उनको दिखाई नहीं देता है, वो तरंगों के ही माध्यम से अपने आगे सामने वाले रास्ते में या उनके रास्ते में जो भी रुकावट आने वाली होती है वो उनसे समझ जाते हैं। तो कौन सी तरंग हो जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे, है ना। तो पराश्रव्य इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ये क्या करते हैं, जब उड़ते हैं तो अपनी पराश्रव्य तरंगें छोड़ते हैं, जो वापस इनके आगे टकरा जाती है, तो ये पता लगा लेते हैं कि कितनी दूरी पर कौन सी रुकावट है, ठीक है ना। अगर हम बात करें दोस्तों परावैगनी किरणों की, तो ये सूर्य से हमें मिलती हैं, सूर्य से आने वाली तरंगें हैं। और कई मामलों में ये कृत्रिम स्रोतों से भी बनाई जा सकती हैं, जैसे कि ब्लैक लाइट है, वेल्डिंग के जो उपकरण होते हैं उनमें परावैगनी किरणें भी होती है ना, और भी कई सारे होते हैं। अगला ऑप्शन अगर हम बात करें अवरक्त किरणों की, यानी अवरक्त तरंगों की बात करें, तो इनको ऊष्मा तरंगे भी कहते हैं दोस्तों। और क्योंकि ये गर्मी पैदा करती हैं और गर्म वस्तुओं से निकलती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पराश्रव्य तरंगें। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस अंग में आयोडीन एकत्रित होता है? ऑप्शन है आपके पीयूष ग्रंथि, प्लीहा,
थायराइड ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि। तो आयोडीन जो दोस्तों है, आपको पता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग हो जाता है, जो कि गले में होता है। और गले में आपको पता होना चाहिए आयोडीन से एकत्रित कहाँ पे होता है, तो थायराइड ग्रंथि में जो है आयोडीन एकत्रित होता है। अगर हम दोस्तों बात करें पीयूष ग्रंथि की, तो पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और एक जो पीयूष ग्रंथि है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हमारे माइंड में होती है, मस्तिष्क में होती है, जिसका आकार अगर हम बात करें तो मटर के दाने के समान होता है। अगर हम बात करें दोस्तों प्लीहा की, तो प्लीहा जो होता है वो हमारे पेट में होता है, यानी कि उदर में होता है, और इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है ना। ये ब्लड और प्लेटलेट्स को स्टोर करती है प्लीहा। थायराइड ग्रंथि के बारे में हमने आपको बता दिया है, थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि ये आयोडीन को एकत्रित करती है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि गर्दन में होती है, मैंने आपको बताया ना। और ये तितली के आकार की होती है, कुछ इसका आकार इस तरीके का होता है, जैसे महिंद्रा का आपने महिंद्रा का लोगो देखा हो ना, उस तरीके का होता है गर्दन में। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन को दोस्तों हम लोग T4 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अगला हम बात करें अगर थाइमस ग्रंथि की, तो ये छाती में होती है, और ये क्या ना, थाइमोसिन जो हार्मोन होता है उसको निकालती है। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है ना। आयोडीन को एकत्रित करती है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी ग्रह या उपग्रह को सूर्य के सबसे निकट की स्थिति को क्या कहते हैं। यानी जब कोई ग्रह या उपग्रह जब सूर्य के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके अपहीलियन कहते हैं, पेरीहीलियन कहते हैं, अपोजी, या फिर पेरिजी कहते हैं। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा, हिंदी में नाम दिए जाते हैं तो उपसौर अपसौर के नाम से भी दिए जाते हैं। तो ऑप्शन से आपको हम बता दें, राइट आंसर हो जाएगा आपको पेरीहीलियन कहते हैं इसको, जब सूर्य से सबसे निकट की दूरी होती है। पेरीहीलियन दोस्तों हम आपको बता दें, एक ग्रीक शब्द है जो कि पेरी और हीलियस से मिलकर बना होता है। पेरी का अर्थ होता है दोस्तों निकट, और हीलियस का मतलब होता है सूर्य से बना हुआ, ठीक है। इसको अगर हम बात करें हिंदी में तो इसको उपसौर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और ये हर साल कब होता है पेरीहीलियन, तो दोस्तों ये 3 जनवरी को होता है। इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। और अगर हम बात करें अपहीलियन की दोस्तों, तो इसको हिंदी में अपसौर कहते हैं, जैसा आपने पढ़ा होगा। ये क्या होता है, जब पिंड सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है तो अपहीलियन होता है, यानी कि अपसौर होता है। ये हर साल जो है 3 से 6 जुलाई के बीच में होता है। अगर इसकी फिक्स डेट की अगर हम बात करें तो दोस्तों, तो ये 4 जुलाई को होता है, ठीक है ना। क्या अपहीलियन, इसको 4 जुलाई को क्लियर डेट होती है, वैसे कभी कभी ये 3 से 6 जुलाई के बीच में होना ही होना होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अगला ऑप्शन हमारा अपोजी का है। तो अपोजी की अगर हम दोस्तों बात करें तो ये सिर्फ जब कोई उपग्रह जब पृथ्वी के पर्टिकुलर सिर्फ पृथ्वी के बारे में कहा जाता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया है, ये सूर्य के बारे में बात हो रही है। अपोजी जो होता है वो जब कोई उपग्रह, यानी कोई भी उपग्रह जब पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है तो अपोजी होता है। और पेरिजी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो वो इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि कोई भी उपग्रह जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो पेरिजी होता है, ठीक है ना। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पेरीहीलियन, जो कि सूर्य से सबसे निकट की दूरी पे होता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। ऑप्शन है आपके हृदय, वृक्क, प्लीहा या यकृत। तो ब्राइट्स रोग जो दोस्तों होता है वो वृक्क को, यानी कि किडनी को, यानी कि हमारी किडनी को प्रभावित करता है, जिसमें कि किडनी में सूजन आ जाती है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हीमोग्लोबिन के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए प्रश्नों में आपको ये जरूर ध्यान देना है कि वो नहीं है पूछ रहा है या सही है पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन देख लेते हैं। यह ऑक्सीजन का वाहक होता है, इसमें आयरन होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह शरीर में उत्पन्न बीमारियों की रोकथाम करता है। तो देखिए ब्लड में जो हमारे हीमोग्लोबिन में होता है ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन प्रभावित होती है। इसमें आयरन भी होता है और ये लाल रंग भी जो प्रदान करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से, ये शरीर में उत्पन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए नहीं होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बस इतना ही आपसे सपोर्ट चाहते हैं हम। चलिए प्रश्न हमारा, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होता है। ऑप्शन है आपके कटहल, आर्किड, गूलर या फर्न। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्न। जो फर्न होता है उसमें फूल नहीं होता है, यानी फर्न आने से पहले फूल नहीं आता, डायरेक्ट फल आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। आचार्य जगदीश चंद्र बोस का नाम निम्न में से किस विषय से जुड़ा हुआ है। जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस का नाम किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है हमारे बोसोन का आविष्कार, पौधों की कोशिकाओं का विकास, या पादप कोशिकाओं की संवेदन क्रिया, या INA का गठन। INA का मतलब होता है इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है ना। तो आपको बताना है किससे इनका संबंध जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पादप कोशिकाओं की संवेदन क्रिया, आचार्य जगदीश चंद्र बोस से संबंधित है। अगर हम बाकी के अपने ऑप्शंस की बात करें तो बोसोन की अगर बात करते हैं तो बोसोन का आविष्कार किया है सत्येंद्र नाथ बोस ने। याद रखिएगा यहाँ पे भी बोस है और
जो बोसोन का आविष्कार किया है वो भी सत्येंद्रनाथ बोस ने किया। तो दोनों में नाम में अंतर है, सरनेम एक जैसा, याद रखिएगा आप। अगर अगला हम अपने ऑप्शंस की बात करें, पौधों की कोशिकाओं का विकास किसने किया है, तो आपको पता है रॉबर्ट हुक ने किया था, और ये 1665 में किया था। कब किया था? 1665 में किया हुआ था, ठीक है ना। INA की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो इंडियन नेशनल आर्मी का इसका कहा जाता है, और इसका जो है गठन किया था कैप्टन मोहन सिंह ने, ठीक है ना। तो हमारा जो प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पादप कोशिकाओं की संवेदन क्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जे थॉमसन ने निम्न में से किसकी खोज की थी? जे थॉमसन ने, ऑप्शन से आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन की। बाकी के ऑप्शंस की बात करें, न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने, प्रोटॉन की खोज की अगर बात करें तो रदरफोर्ड ने की है, और पॉजिट्रॉन की खोज की बात करें तो इनकी एंडरसन ने की है, कार्ल डी एंडरसन इनका पूरा नाम है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक चाबी भरी हुई कमानी के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन से आपके यांत्रिक गतिज ऊर्जा, यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, हाइड्रोलॉजी में पानी के संबंध में किसका अध्ययन किया जाता है? हाइड्रोलॉजी आपको दोस्तों पता है, हाइड्रोफोबिया क्या होता है, जिसको पानी से डर लगता है। उसी तरीके से हाइड्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें पानी के ऑप्शन से आपको दे रखे हैं, पानी के संरक्षण का अध्ययन करते हैं, पानी के वितरण का करते हैं, पानी के उपयोग का करते हैं, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इन तीनों ही चीज़ों का अध्ययन जो है हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ऑप्शन से आपकी मैडम क्यूरी, आइंस्टीन, न्यूटन या हेनरी बैकरल। तो जो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी वो आपके हिसाब से क्या होगी? फटाफट आंसर बताइए, अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल जो है उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगर हम अपने बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो मैडम क्यूरी के पहले ले लेते हैं। इन्होंने जो है रेडियोधर्मी तत्वों जैसे कि पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी। पोलोनियम और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। अगर हम बात करें आइंस्टीन की, तो आपको पता है आइंस्टीन ने जो है सापेक्षता का सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। इन्होंने ही एक सूत्र दिया था, E बराबर mc²। क्या दिया था? E बराबर mc²। इसको द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के नाम से जाना जाता है, और इसीलिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगर हम बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, आपको पता है। और हेनरी बैकरल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, इनको जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो दोस्तों आपको प्रश्न कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।